ओके, हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रा। हाई रेजोल्यूशन के मास स्पेक्ट्रोमीटर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उन आइंस के दरमियान जो लो रेजोल्यूशन पर हमें सेम मास देते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, खासतौर पे जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कर रहे होते हैं। एलिमेंट्स के लिए तो ऐसा नहीं होता, वो बड़े सिमिलर होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात होती है। हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर का मकसद क्या होता है? उसकी अच्छी बात ये होती है कि उसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास जो होता है वो बहुत सारे decimal places तक आता है. For example, take a look. We can have up to 7 decimal places for every atom in here. They're only considered 4 atoms since these 4 atoms compose most of the organic compounds on the planet. Organic compounds में दुनिया में ज्यादातर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही बने होते हैं. तो उन सारों के लिए आप नोटिस करेंगे कि डेसिमल के बाद अप टू 7 डिजिट्स तक हम बहुत एक्यूरेट मैसेज निकाल रहे होते हैं. अब ये एलिमेंट्स के एक्यूरेट मैसेज हमारे लिए एमआर की कैलकुलेशन यानी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज वो बहुत आसान कर देते हैं, ठीक है. और अगर हमारे पास एक जैसे मैसेज आ रहे हो तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से कि एक मॉलिक्यूलर आयन पीक है और वो 45 के मास पर आई है, ठीक है. अब 45 के मास पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं. फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल दी हुई कि 45 मास बनता है C2H7N का भी और CH3NO का भी, ठीक है. तो अब अगर हम लो रेजोल्यूशन का मास स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे. 45 तो ये भी हो सकता है और 45 तो दूसरा भी हो सकता है. लेकिन अगर हम हाई रेजोल्यूशन इस्तेमाल करें तो बहुत आसान है. ये जो C2H7N है इसकी पॉजिटिव पीक हमारे पास 45.057846 पे आती है और ये जो CH3NO का पॉजिटिव है इसकी पीक हमारे पास 45.021462 पे आती है. इवन फर्स्ट 3 डिजिट्स भी जो होते हैं डेसिमल के बाद वो भी हमारे लिए बहुत आसान कर सकते हैं. तो इतनी एक्यूरेट आंसर्स आते हैं कि आपके पास 2-2, 3-3 कंपाउंड की मिक्सिंग होना या ये परेशान होना कि इसमें से कौन सा पोर्शन हो सकता है, कौन सा फ्रेगमेंट हो सकता है, वो प्रॉब्लम ही नहीं करता. मेक सेंस? यस सर. अच्छा, थोड़ा सा वापस जाते हैं. कल जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे थे प्रोपेनोन तो आपके सामने कुछ ऐसी पीक्स भी थी जिनके ऊपर हमने कोई नंबरिंग नहीं की थी और उनके लिए कोई डिस्कशन भी नहीं की थी. लेट्स टॉक अबाउट दोस, ठीक है. मसलन आप ये प्रोपेनोन का वही वाला ग्राफ जो हम कल कर रहे थे वो देखते हैं. आप नोटिस करेंगे एक पीक 58 पे हमने लिखा हुआ है, एक 43 पे हमने लिखा हुआ है, एक 15 पे हमने लिखा हुआ है. इन सारों का तो हमने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कंफर्म हो गया. लेकिन आपके पास और पीक्स भी हैं जिनके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ. ऐसी पीक्स का कैसे पता चलेगा जिनके ऊपर कोई नंबरिंग नहीं दी हुई, ठीक है. तो इस केस के लिए हमारे पास फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन आगे आती है, ठीक है. वो क्या? उसके लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है M+1 पीक. अब M क्या था? M हमारे पास थी मॉलिक्यूलर आयन की पीक, ठीक है, जो पूरे का पूरा आयन बगैर टूटे, ठीक है, जब उसकी पीक आती थी उसे हम M प्लस पीक कहते थे. M+1 का मतलब है कि आपके पास हमेशा एक छोटी सी पीक आया करेगी मॉलिक्यूलर आयन पीक से राइट हैंड साइड पर, बिल्कुल से थोड़ा सा आगे, और इसको हम M+1 पीक कहते हैं. ये इस वजह से होती है कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन से बने होते हैं और कार्बन के तमाम एटम्स में से कोई एक एटम बाय चांस कार्बन 13 के आइसोटोप का आ जाता है. अब कार्बन 12 में और कार्बन 13 के मास में कितने का फर्क है? सिर्फ 1 का. तो अगर मॉलिक्यूल इससे बना हुआ है तो वो M हो गया और अगर मॉलिक्यूल इससे बना हुआ है तो हमने उसकी पीक का नाम है जिसका 13 आइसोटोप है. तो ये वो पीक है जो आ रही है. ये पूरा कंपाउंड है. इस मरतबा हमने एथनॉल का किया है. आप फेमिलियर हैं कि एथनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है. तो वो जो C2H5OH का मॉलिक्यूलर आयन बनेगा वो उसका पॉजिटिव होगा. ये वो वाला आयन है और ये उसके आगे M+1 पीक है. तो ये M पीक हो गई और ये M+1 पीक हो गई. ये हमेशा M पीक के राइट हैंड साइड पर आती है, ठीक है. अब इसका हमें पता कैसे चलता है? अगर आपको कार्बन के आइसोटोप्स याद हों बेटा तो हमने IGCSE में कार्बन के 3 आइसोटोप्स पढ़े थे. कार्बन 12 जिससे दुनिया की सारी लाइफ बनी हुई है, कार्बन 13 जो कि थोड़ा थोड़ा इसमें एग्जिस्ट करता है और कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव भी होता है
और बहुत ही रेयर एग्जिस्ट करता है, इतनी थोड़ी अमाउंट में एग्जिस्ट करता है कि हमने उसके लिए कोई वैल्यूज आपकी आईजीसीएसई बुक में ऐसा कोट ही नहीं की हुई, ट्रेसेस का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ था। अगर आपको याद हो तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1.1% तक कार्बन 13 हो सकता है। ये वो अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस, जो हमने आईजीसीएसई की बुक में भी लिखी हुई थी और वो वही हम यहाँ पर भी बता रहे हैं। हमारे पास हम ये काम करते ही क्यों हैं? ये जो M और M+1 पीक है, ये हमें बहुत फायदा देती है। दुनिया में कोई भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम N से डिनोट कर देते हैं। टोटल 100% कार्बन एटम्स में से याद रखिएगा 1.1% हमेशा कार्बन 13 होते हैं। 100 की जितनी अबंडेंस होगी वो M+ के लिए होगी, 1.1 की जितनी अबंडेंस होगी वो M+1 आयन के लिए होगी। हमें सिर्फ ये दो अबंडेंस वैल्यूज चाहिए होती हैं हमारे लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी भी कंपाउंड में निकालना बहुत आसान हो जाता है। Actually, these kind of questions are extremely easy to follow. पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, बहुत आसान है। एक वर्क एग्जांपल लेते हैं। एक अननोन कंपाउंड किया हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर पे, मॉलिक्यूलर आयन पीक M पॉजिटिव की अबंडेंस आई 54.5% और M+1 की पीक अबंडेंस आई 3.6%। इसके अंदर कितने कार्बन आइटम्स होंगे? पूरा फॉर्मूला इस तरह से लिखें, ऊपर 3.6 नीचे 54.5, वो वैल्यूज पुट करें रिलेटिव अबंडेंस की, आंसर आ जाएगा 6। इस मॉलिक्यूल में 6 एटम्स थे। सिंपल एंड इजी, राइट? यस सर। सही। इसी तरह उन्होंने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 62% और 4.5% है। आई डोंट थिंक दिस शुड बी एन इशू, ये बहुत आसान होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है M+2 या M+4 पीक। जिस तरह M+1 पीक होती है कार्बन 13 की वजह से, उस तरह से कुछ एटम ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हमारे पास M+2 या M+4 पीक्स आती हैं। अब उसने डिटेल बता दी है कि M+4 पीक्स की बहुत डिटेल हमारे पास एक्सटेंशन कंटेंट है और वो इस पार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो M+4 की हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ये कहां पर होता है? ये ऐसे कंपाउंड्स में होता है जहां पर क्लोरीन या ब्रोमीन का एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा होता है। ऐसे केस में हमारे पास M के साथ साथ M+2 पीक भी आती है। ऐसा क्यों है, देख लेते हैं। जहां तक क्लोरीन की बात है, क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, हमने इस बुक में और आईजीसीएसई दोनों में पढ़े हैं। एक 35 वाला, एक 37 वाला। यानी कि अगर क्लोरीन का कोई मॉलिक्यूल 35 के एटम से बना हुआ है तो उसकी M पीक बनेगी, और अगर उसमें एक भी एटम 37 वाला है तो वो M+2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 35 और 37 में 2 का डिफरेंस है। मेक सेंस? यस सर। अच्छा, और इसी तरह ब्रोमीन भी है। ब्रोमीन में भी 79 और 81 दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर 79 से बना हुआ कंपाउंड तो M पीक होगी, और उसमें कहीं एक आधा आइसोटोपी 81 का आ जाएगा तो वो M+2 पीक हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 2 का है। लेकिन ये बात इतनी ज्यादा सिंपल है नहीं। होता क्या है, कार्बन क्लोरीन 35 और 37 की परसेंटेजेस अबंडेंस 75 और 25 है, जबकि ब्रोमीन के 79 और 81 की परसेंटेजेस अबंडेंस जो है वो 79 और 81 है, 50-50 है, सॉरी। ठीक है, तो ये बराबर बराबर आइसोटोप होते हैं। हर कंपाउंड में जितने ब्रोमीन 79 हो सकते हैं, चांसेस होता है कि उतने ही 81 भी हो जाएंगे। जबकि ये 3:1 है, आप देखेंगे तो ये 3 और ये रेशियो 1 बनती है। अब इसी चीज को 3:1 और 1:1 को इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अगर पी की हाइट्स इक्वल हैं तो एक एटम ब्रोमीन का है मॉलिक्यूल में, और अगर पीक हाइट्स के दरमियान 3m और 1m+2 का फर्क है तो इसका मतलब है कि एक एटम क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। आसान बात है ना? जी सर। अगर m पीक, ठीक है, जितनी आती है M+1 पीक उसका 1/3 है, तो इसका मतलब है ये क्लोरीन से बने, तो ये परसेंटेज क्लोरीन की है। और M पीक और M+2 पीक जो है वो दोनों अगर एक बराबर आए हैं ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड में ब्रोमीन के एटम्स है। क्यों?
क्योंकि ब्रोमीन 50-50% एग्जिस्ट करता है, तो M और M+2 पीक जो होंगी वो एक बराबर हाइट की होंगी। क्लोरीन में ऐसा नहीं होता। क्लोरीन में अगर होगा 35 और 37 के आइसोटोप्स, तो 35 और 37 आपस में 3:1 होगा। 35 वाली जो पीक होगी M पीक, वो 3 टाइम्स बड़ी होगी M+2 पीक से। मेक सेंस? Yes, sir. ओके, गुड। ये परसेंटेजेस याद रखने की जरूरत है क्योंकि M+2 पीक के ऊपर वर्किंग इससे ज्यादा है। अगर एक क्लोरीन या ब्रोमीन एटम हो एक मॉलिक्यूल में तो क्या होता है? हम एक एग्जांपल लेते हैं सैंपल की क्लोरोमीथेन के। क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला CH3Cl होता है। अब 4 डिफरेंट केसेस एग्जिस्ट करते हैं। क्या आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें जो है वो 75% आयंस क्लोरीन 35 के होंगे और 25% आयंस क्लोरीन 37 के होंगे। मॉलिक्यूलर आयन अगर 35 की बनी तो 2 यूनिट्स बियॉन्ड एक 37 की भी बनेगी और हाइट का डिफरेंस 1/3 का होगा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगर ब्रोमोमीथेन लें CH3Br, तो 2 मॉलिक्यूलर आयन पीक्स बनेगी, M वाली जो 79 के मास पे है और M+2 वाली जो 81 के मास पे है, और वो तकरीबन सेम हाइट की होंगी, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट की होंगी। ठीक, जी सर। वही पॉइंट दोबारा लिखा गया कि अगर 1/3 हाइट हो तो ये क्लोरीन एटम को सजेस्ट करता है और सेम हाइट हो तो ये ब्रोमीन एटम को सजेस्ट करता है 1:1 की प्रेजेंस। ठीक है, हम आगे इसकी फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। अगर 2 क्लोरीन या ब्रोमीन एटम्स हों, ठीक है, तो मैं अभी बात कर रहा था कि हमारे पास 2 क्लोरीन ब्रोमीन एटम के लिए 4 केसेस बन सकते हैं। तो एक्चुअली वो 4 केसेस हम सम अप करके 3 पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। देखें, अगर एक ही कंपाउंड में 2 क्लोरीन एटम है, ये भी और ये भी, तो एक तो ये चांस हो सकता है कि ये भी 35 हो, ये भी 35 हो। दूसरा ये चांस हो सकता है कि राइट वाला 37 हो, लेफ्ट वाला 35 हो। तीसरा चांस इसके ऑपोजिट है, राइट वाला 35 हो गया, लेफ्ट वाला 37 हो गया। और आखिरी चांस ये है कि दोनों ही क्लोरीन एटम 37 के हो। ये 4 चांसेस बनते हैं ना, तो एक्चुअली ये दोनों चांसेस सेम होते हैं क्योंकि ये दोनों चांसेस M+2 की पीक देते हैं। ये चांस M की पीक देगा और ये M+4 की पीक देगा। ये बात समझ में आती है? जी सर। जितना मैथ इसका है वो सिर्फ 35 की वजह से, क्योंकि इसमें एक 37 है तो +2 आ गया, इसमें भी एक 37 है तो +2 आ गया, इसमें 2 37 है तो +4 आ गया। +2 और +2 इज इक्वल टू +4। अब इनकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? चूंकि इनकी रेशियो 3:1 थी और आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम 2 तरह की रेशियोज को आपस में सॉल्व करेंगे। जब आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो इनका आंसर आता है 9:6:1। आई होप आपको बताओ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं, इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई करके एड अप करके इधर आंसर लिख देते हैं। ठीक, सो 3 मल्टीप्लाई हुआ 9 आंसर आ गया, 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 आंसर आ गया। इन दोनों को आपस में, इस 3 को इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 3 1 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 हो गए। सेंटर वाला एड अप भी होता है क्योंकि दोनों पीक एक जैसी। ठीक है, जी सर। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल बात है। ये बच्चे अगर मैथ्स के हों या मैथ्स अच्छी हो तो उनको तो ये चीज समझ आती है, उनको पता भी होता है सॉल्व कैसे करना है। जिनको मैथ्स समझ नहीं आती या थोड़ा सा उन्हें लगता है कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो इतनी सी बात तो क्रैम्प कर लेते हैं, ये उनके लिए आसान हो जाता है। ठीक, तो अब अगर जी आपके पास सर। कोई भी ऐसा कंपाउंड हुआ है जिसमें 2 क्लोरीन एटम हुए, तो जो M पीक होगी वो 9 टाइम्स बड़ी होगी। जो M+2 एक गैप के बाद पीक आएगी वो 6 टाइम्स बड़ी होगी, और जो उसके बाद M+4 पीक आएगी वो सिर्फ 1 टाइम बड़ी होगी। यूं पीक, तीनों पीक्स का डिफरेंस आएगा ऐसे कंपाउंड में जिसमें 2 क्लोरीन एटम्स हैं। ठीक है सर। गुड, आगे चलते हैं। इसी तरह से ये डिस्कस करने की जरूरत है कि अगर आपके पास 2 ब्रोमीन एटम होते तो क्या होता। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उससे कर लेते हैं। हम कह रहे थे क्लोरोमीथेन की, सॉरी क्लोरोबेंजीन की एग्जांपल।
क्लोरोबेंजीन की एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला CH5Cl होता है, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लोरीन है, तो आपके पास एक पीक और एक M+2 पीक आनी चाहिए। ये है आपके पास सर M पीक और ये है M+2 पीक। क्लियर? ये बात समझ आती है? तो बात हो रही थी कि ये वाली पीक जो है ये M पीक होगी पूरे कंपाउंड क्लोरोबेंजीन की, और ये M+2 पीक होगी, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि M पीक और M+2 पीक आपस में 3:1 की तरतीब रखे हुए। मेक सेंस? यस सर। और ये पीक इससे 2 स्टेप्स के फासले पे, एक पीक 112 पे आ रही है, M+2 पीक का मतलब है कि वो 114 पे आनी चाहिए टू बी एग्जैक्ट, ठीक। जी सर। सिर्फ यही नहीं, नोट करें कि आपके पास टाइनी M+1 और M+3 की पीक्स भी हैं। ये M+1 की पीक है, इसकी रीजन क्या है, इसके अंदर कार्बन 13 है। और ये M+3 की पीक है, इसकी रीजन क्या है, इसके अंदर भी कार्बन 13 है, ठीक है। अब ध्यान से समझें, जो M पीक है वो इस वजह से है कि उसमें कार्बन जो है वो 12 है और क्लोरीन जो है वो 35 है, ठीक है। जो M+1 पीक है वो इस वजह से आ रही है कि उसके अंदर कार्बन 13 हो गया है और क्लोरीन वैसे का वैसा है, ठीक है। जो M+2 पीक है, ठीक है, वो इस वजह से कि उसके अंदर कार्बन तो 12 है लेकिन उसके अंदर जो क्लोरीन है वो 37 आ गया है, ठीक है। और जो हमारे पास M+3 पीक आ रही है छोटी सी आगे, वो इस वजह से कि उसमें कार्बन भी 13 का है और उसमें क्लोरीन भी 37 का है, ठीक है। तो यूं हमारे पास तरतीब बनती चली जाती है। ये M+1 पीक है बेटा, जिसे मैंने कार्बन 13 से मैच किया है, ठीक है। और ये हमारे पास M+3 पीक है जिसके लिए अगेन मैंने कार्बन 13 से मैच किया। तो M+1, M+2, M+3 ये पीक्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर इनफ? यस सर। ओके। इसी तरह से हमारे पास अगर डाइब्रोमोमीथेन की बात हो, यानी 2 ब्रोमीन वाले मीथेन की बात हो, तो उसमें M+2, M+4 आएंगे। ब्रोमीन की रेशियो चूंकि 1:1 होती है, तो आपके पास 1:1 और फिर दोबारा 1:1 के हिसाब से आंसर होगा। अब बात यह है कि जब भी 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर जो होता है वो हमेशा 1 ही आता है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 ही आएगा। सिर्फ सेंटर वाले में 1 और 1 आंसर जब प्लस होगा तो 1:2:1 आ जाएगा। वही इसने बताया हुआ कि M+2 और M+4 पीक्स की हाइट्स 1:2:1 होंगी। ये 2 ब्रोमीन वाला है। जी सर। ओके हो गया? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि 2 ब्रोमीन और एक ब्रोमीन या 2 क्लोरीन और एक क्लोरीन साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन चारों समझ आ गए? जी सर। ठीक है। एक्सटेंशन कंटेंट में M+4 पीक सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी। सो M और M+2 पीक्स का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यहाँ पर ये जो पीक्स वाले क्वेश्चंस हैं ये पूरे हो जाते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एरिया? नो सर। ओके। आगे हमारे पास जो चैप्टर है वो मोल का चैप्टर है और वो लिटरली IGCSE वाले चैप्टर की कॉपी है, ठीक है। बस जल्दी रैप अप किया हुआ है। मोल क्या है? मोल केमिस्ट का सीक्रेट यूनिट है जिसमें किसी भी सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 × 10⁻23 होते हैं। ऐसे कलेक्शन को हम मोल बुलाते हैं। इससे पहले आप एवोगैड्रोस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते रहे हैं कैपिटल N और कैपिटल A से। याद रखिए यहाँ पर आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से, लेकिन दोनों सिंबल ठीक हैं, कोई भी यूज किया जा सकता है, दोनों हरगिज गलत नहीं है। L इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि आपको पेपर्स में ये वाला सिंबल मिलेगा और आप इससे कंफ्यूज ना हो।
याद रखिए कि अगर मोल के हिसाब से बात करते हैं तो मोल किसी भी तरह के पार्टिकल्स की कलेक्शन हो सकती है। अगर कोई एलिमेंट है तो पार्टिकल्स एटम्स कहलाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के लिए पार्टिकल्स फॉर्मूला यूनिट्स कहलाते हैं। और आइंस को हम आइंस ही बुलाते हैं, उनके लिए हमने कोई सेपरेट नाम नहीं रखा होता। मेक सेंस? सर आयनिक के लिए क्या कहलाते हैं? फॉर्मूला यूनिट्स। फॉर्मूला यूनिट का लफ्ज एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा पूरी IGCSE की बुक में लिखा हुआ है, लेकिन वो इतना को गौर से टीचर्स करते नहीं है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता, इट्स बियॉन्ड द सिलेबस रिक्वायरमेंट्स, तो फिर वो बच्चों को इस तरह से याद नहीं रहता। मसलन थोड़ा सा समझा के बात कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में से हम सबसे बेसिक एग्जांपल लेने के आदी हैं सोडियम क्लोराइड या NaCl की। अब अगर आपको याद हो तो NaCl जो होता है वो एक लैटिस बेस्ड कंपाउंड था, जिसमें हर Na पॉजिटिव जो होता है वो सराउंडेड होता है सारी साइड से Cl नेगेटिव के आयन से, और हर Cl नेगेटिव का जो आयन होता है वो सराउंडेड होता है Na पॉजिटिव के आयन से। तो इस तरह तो बहुत बड़ा लैटिस बनता है, और लैटिस में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है ना, आयन्स होते हैं। तो इतना बड़ा लैटिस का हमने जब फॉर्मुलेशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि उसे शॉर्ट डाउन करके एक फॉर्मूला यूनिट सा बना लेते हैं। ये उसका फॉर्मूला यूनिट है और उसी का फिर हम फॉर्मूला बना लिया करते हैं, उसी से फिर हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट का वर्ड इस वजह से थोड़ा सा बच्चों को जो है वो ऑड सा लगता है, because to most of them they forget it since it's not used in exams or for those purposes. ठीक है, बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। ओके, सो आपको एवोगैड्रोस कांस्टेंट की डेफिनेशन, मोल की डेफिनेशन कॉमन नहीं मिलेगी, पार्टिकल्स की काउंट सेम रहती है, ठीक है। और आपके पास बुक्स में ऑल्टरनेटिव डेफिनेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उस पर परेशान नहीं होना है। ये अप्लाई करता है तमाम तरह के पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, हर तरह की चीज पर। और ये बात मैं समझा भी चुका हूँ, यहाँ सामने लिखी भी हुई है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आप किस तरह के चीज को रेफर कर रहे हैं। मसलन क्लोरीन की बात हो तो क्लोरीन एटम्स भी हो सकते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल होगा तो Cl2 होगा, एटम होगा तो अकेला Cl होगा, ठीक है। इस छोटे से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से सारी बात तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो ऐसे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को इंतहाई इंपॉर्टेंट समझें और रिलेटिवली फिर उसी तरह से सॉल्व करें। डू नॉट मिसअंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स or do not skip those words since they're pretty important. ठीक? जी सर। मोलर मास एक जनरल टर्म है जो हम MR के लिए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के लिए यूज करते थे। मोलर मास का वर्ड यूज करने का मतलब है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हों, कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स हों, आयनिक कंपाउंड्स हों, हम हर किसी के लिए ये एक जनरल टर्म मोलर मास यूज कर सकते हैं, which means mass in 1 mole of a substance. वो mass usually grams में कंसिडर किया जाता है, and that's why he has defined it like this. ठीक है? जी सर। If that's clear, आगे चलते हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जो होता है इसका एब्रिविएशन M या MR भी दिया जाता है। याद रखिए इसकी यूनिट्स हमेशा ग्राम पर मोल होते हैं। Which brings us to next topic कि हम मोल्स को मास में, मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, MOL इसका यूनिट है। मास ऑफ सब्सटेंस जो कि ग्राम्स में दिया जाता है डिवाइड बाय मोलर मास, या MR जो कि ग्राम पर मोल में लिया जाता है। ग्राम और ग्राम कट आउट हो जाते हैं, मोल इनवर्स ऊपर चला जाता है, तो आपके पास यूनिट MOL मोल ही बन जाता है। ये एक सबसे कॉमन मास मोल रिलेशनशिप है जो आपने क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री IGCSE में सबसे ज्यादा मर्तबा प्रॉपर्ली यूज किया होगा। याद है? इस्तेमाल कर लेंगे। जी सर। उस बुक में सिंपल ट्रायंगल्स थे। इस बुक की अच्छी बात यह कि ट्रायंगल्स में डिवीजन या सब्ट्रैक्शन के साइन डाले होते हैं ताकि किसी भी चीज की किसी भी दूसरे में कन्वर्जन आपको मुश्किल ना लगे, राइट? Let's practice a couple of questions. Let's begin with how many moles in sodium chloride are present in 117 grams of sodium chloride? सर सोडियम का MR क्या होता है? AR सोडियम एक अकेला एलिमेंट है और वो 23। इस चैप्टर के दौरान अगर आपके पास जो है पीरियोडिक टेबल और कैलकुलेटर होगा तो बहुत इजी रहेगा। क्लोरीन बेटा 35.5,
क्लोरीन एटम की बात हो रही है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। 2 moles. परफेक्ट, 2 मोल्स। तो आई थिंक इट वाज प्रीटी इजी। आपने मास दिया, उसे मोलर मास से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया। वही चीज यहाँ पर भी दी हुई है। इसी तरह से कोई भी चीज हमें सॉल्व करनी हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मैथ्स दिया हो, मोल्स दिए हो, तो इन्हें इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करने हैं, फॉर्मूलाज आपके सामने दिए हुए हैं। ना भी दिए होते तो आई बिलीव आईजीसीएसई से ये सब याद होना चाहिए कि बहुत डिटेल में आईजीसीएसई में पढ़ाया था। आईजीसीएसई में मोल्स का चैप्टर इस तरह से पढ़ाता हूँ कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा वक्त न लगे, बड़ी आसानी से काम हो जाए। जब आप मोल्स के साथ काम करते हैं तो याद रखिए कि आपको टाइप ऑफ पार्टिकल सही तरह से याद होना चाहिए। 32 ग्राम्स ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, लेकिन ऑक्सीजन एटम्स इसके अंदर 2 हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ MgCl2 का मतलब क्या है? इसके अंदर 1 मोल Mg के आयंस हैं, लेकिन 2 मोल्स क्लोराइड के आयंस हैं। ये बात अच्छी तरह समझ आती है? जी सर। गुड गुड। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन प्रैक्टिस में नीचे लिखे हुए हैं। फॉर्मूलाज को भी रीअरेंज करके बताया हुआ है किस तरह से हो सकता है। शुरू के कुछ एलिमेंट्स जिनके आपको मैसेज याद हों, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के, तो बहुत अच्छी बात है, सिंस you will not face time in opening and closing of the periodic table after every required question or part question. All right? जी सर। Good. Moving on. मैथ्स की मोल कन्वर्जन, मोल की मैथ्स कन्वर्जन, दोनों तरह के क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में नोटिस कर लेंगे। हम आगे चलते हैं। मोल की कैलकुलेशन, कोई भी चीज जो मासेस के हिसाब से रिएक्ट कर रही हो, ठीक है, उसकी फाइंड आउट करना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की आपस की रेशियो को स्टाइकोमेट्री कहते हैं। स्टाइकोमेट्री दुनिया के किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सॉल्व किया जा सकता है। मसलन आपके सामने जो इक्वेशन है वो आपको ये शो करती है कि आपके पास 1 मोल Fe2O3 या आयरन 3 ऑक्साइड है, 3 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो 2 मोल्स लिक्विड या मोल्टन आयरन प्रोड्यूस होता है और 3 मोल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपको ये रेशियोज याद रहेंगी तो स्टाइकोमेट्री या इसकी कैलकुलेशन हरगिज मुश्किल नहीं होगी। मसलन इससे ये निकालना कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, बैलेंस इक्वेशन कितनी है, ये सारी तरह की कैलकुलेशंस आप इजीली कर सकते हैं, कर लेंगे। जी सर। मूविंग ऑन, एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीशियम बर्न करता है ऑक्सीजन में, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें ऑक्सीजन के लिए भी आंसर्स निकालने हैं, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए भी आंसर निकालने हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लें, मल्टीप्लाई करें फॉर्मूला मैथ्स को ग्राम से, रेलेवेंट स्टैकोमेट्रिक नंबर्स के हिसाब से, जिसके 2 मोल्स हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका नहीं है वो 1 ही रहेगा। So you get to see that 48.6 grams of magnesium react with 32 grams of oxygen to give us 80.6 grams of magnesium oxide. Both have been calculated in a single go. Make sense? यस सर। Good. और आई थिंक ये बहुत आसान है, बच्चे खुद कर भी सकते हैं। आपको ये बात भी पता होगी कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए ये वाली कैलकुलेशन सिर्फ तभी की जा सकती है जब लेफ्ट और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन पर आपके पास सारी यूनिट्स एक तरह के हैं, आपके पास क्वांटिटीज भी एक तरह की हैं। अगर सभी कुछ मास में है और किसी एक का मास फाइंड आउट करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी मास की दी हुई है लेकिन आपको फाइंड आउट कुछ और करना है, लेट्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स करने हैं, लेट्स से वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो फिर हमारे पास ये वाला मेथड जो हम सिंपल रेशियो या मेट्रिक मेथड भी बुलाते हैं, नहीं चलता। ये बात आईजीसीएसई में भी समझाई जा चुकी हुई है। आई होप दैट मेक्स सेंस, राइट? यस सर। गुड। ओके,
सो उसने उस जगह उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ, अपने बताने की भी कोशिश की कि इस तरह की कैलकुलेशन में हमें मोलर मास हर रिएक्टेंट का नहीं चाहिए होता। अगर कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में है, एक एक्सेस में है, एक लिमिटेड में है, तो याद रखिए कि मास इन ग्राम्स और मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट जो नॉट इन एक्सेस है उसकी हमें जरूरत है। जो एक्सेस में होता है यूजुअली क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक, जी सर। ओके। याद रखिए जो एक्सेस में होता है उसे हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, जो लेस अमाउंट में होता है या जल्दी कंज्यूम अप हो जाता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट दोनों के क्वेश्चंस हम पहले आईजीसीएसई में कर चुके हुए हैं और मिलते जुलते क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक, वर्कड एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, एग्जांपल है 79.8 आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 का। वो 9.36 कार्बन से रिएक्ट करता है, हीट होता है और आपके पास आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। आपने अपनी कैलकुलेशन से ये शो करना है कि यहाँ पर इस कार्बन और इस आयरन 3 ऑक्साइड में से आयरन 3 ऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब उसके लिए करेंगे क्या, बहुत आसान है, मोल्स दोनों रिएक्टेंट्स के निकाल लें। Fe2O3 0.5 मोल्स है और कार्बन 0.78 मोल्स है। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से हर 2 Fe2O3 के मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन एटम्स रिक्वायर करते हैं। तो 0.5 मोल आयरन 2O3 कितने रिक्वायर करेंगे, 0.5 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 3/2, जो कि आपका आंसर आ जाता है। अब इस आंसर से जरूरी नहीं है कि आप इन्फर कर सकेंगे क्या चीज क्या है, मतलब इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट आपके पास लिमिटिंग है और कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस है। इसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा स्टेप और आई मीन कपल ऑफ स्टेप्स, नॉट जस्ट वन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जो रिक्वायर्ड होते हैं वो 0.75 है। हमारे पास स्टेप 1 में 0.78 होते हैं। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर होता है वो पॉजिटिव में आता है। ठीक है, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है वो एक्सेस में है और आयरन 3 ऑक्साइड जो है वो लिमिटिंग है। समझ आया बेटा? Sir, I get step 3, but step 2. स्टेप 2 एक सिंपल रेशियो स्टेप है। आपको स्टेप 2 मैंने वर्ड्स में नहीं करवाया, हमेशा हमेशा रेशियो में करवाया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कराया, इसलिए शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा। ऐसा करें, इसे ऐसे लिख लें, इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 3 मोल्स ऑफ कार्बन रिक्वायर करते हैं, ऐसा ही है। तो अगर इसके 0.5 मोल्स होंगे तो इसके कितने रिक्वायर करेंगे, x। आपको ये वाला तरीका समझाया गया होगा, x जो होगा वो इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है, ओवर 2। सही, तो 0.51 और 4 और इसका आंसर आ जाता है 0.75। तो बेसिकली आपने जो है वो डायरेक्ट रेशियो या मैट्रिक मेथड सीख रखा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वर्डिंग आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाती है। परेशान ना हो, आपने कार्बन की अमाउंट की ढूंढनी है, चाहे वो वर्डिंग में करें चाहे रिटन रेशियो में जैसे मैंने किया वैसे कर लें, जो भी आसान लगता हो, मार्क्स पूरे आ जाएंगे। Okay, sir. अगली वक्त एग्जाम्पल पर चलें। Yes, sir. ऑलराइट, just a second, let me erase everything. Next up, sorry, वक्त एग्जाम्पल नंबर 6, आयरन 3 ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन के साथ नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। प्रोडक्ट अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन है। मैक्सिमम मास आयरन की प्रोडक्शन का बताएं जब 798 ग्राम्स ऑफ कॉपर 3 रिड्यूस हुआ है एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब इसमें से एक रिड्यूसिंग और एक ऑक्सीडाइज, सॉरी, एक लिमिटिंग और एक एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, और उसने दोनों पहले से ही बता दी है, तो कोई जरूरत नहीं है लिमिटिंग और एक्सेस को फाइंड आउट करने की। यू ऑलरेडी नो कार्बन मोनोऑक्साइड इज इन एक्सेस एंड वाइस वर्सा आयरन 3 ऑक्साइड इज लिमिटिंग। ठीक है, वैल्यूज लें, हमेशा लिमिटिंग के हिसाब से लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर हमने बताया कि कितनी अमाउंट आयरन की बन सकती है, ये भी सिंपल रेशियो की हुई है। क्या किया हुआ है उसने, Fe2O3 की रेशियो ली हुई है आयरन के साथ। ठीक है,
उसे पता है कि 2 मोल्स अगर इसके हों, सही, और इसका मेरा ख्याल है, वेट अ सेकंड, सॉरी इट्स नॉट 2 एंड as per this equation, my bad, this is 1, Fe2O3 is 1 mole and Fe is 3 mole, sorry no 2 mole, my bad, 2 mole, ठीक है। तो अगर Fe2O3 के कितने मोल्स होंगे या कितने ग्राम्स होंगे, उस हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके कितने मोल्स है, कितने ग्राम्स होंगे। ठीक, बाकी आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हट के उसने खुद सॉल्व किया हुआ है। 159.6 ग्राम्स Fe2O3 से हमारे पास 111.6 ग्राम्स ऑफ Fe फॉर्म होता है। मेक सेंस? जी बेटा, क्लियर हुआ? सो हमारे पास यूं परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो जाती है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद फिर हमारे पास परसेंटेज यील्ड आता है। ये भी आपने पहले की हुई है। आपको पता है एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में दी होती है, तो परसेंटेज आप निकालते हैं और प्रेडिक्टेड या थ्योरेटिकल यील्ड आप फुटब्रिज से या स्टाइकोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर परसेंटेज दी हो तो एक्चुअल आप निकाल लेते हैं। अगेन प्रेडिक्टेड या थ्योरेटिकल यील्ड आप फुटब्रिज से या स्टाइकोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं। ये भी हमने पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं, आपको पता है किस तरह से करने आते हैं। सो आई वुड सजेस्ट इसके लिए सॉल्व्ड एग्जांपल से शुरू करें और फिर क्वेश्चंस करते चले जाएं। ठीक है जी सर।